नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि बच्चों में और युवाओं में, खासकर कि जो 18 साल से कम उम्र के हैं, जिन्हें एडोलेसेंट कहते हैं, इनमें डिस्थाइमिक डिसऑर्डर्स कैसे देखा जाता है और डिस्थाइमिया के अलावा इनमें कौन से दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स पाए जा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जिनको कि डिस्थाइमिक डिसऑर्डर होता है, मतलब कि लंबे टाइम तक क्रोनिक डिप्रेशन बने रहना, और वो भी बहुत माइल्ड इंटेंसिटी का डिप्रेशन, तो ऐसे में बहुत सारे दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। किसी भी पर्सन की अगर हम हिस्ट्री लें तो हम पाएंगे कि डिस्थाइमिया के साथ उस पर्सन ने काफ़ी सारी दूसरी मेंटल हेल्थ इश्यूज को एक्सपीरियंस किया है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे हम देखते हैं कि बचपन से, खासकर कि यहाँ बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चे जो हैं वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करते हैं, जो कि डिस्थाइमिया के साथ साथ चलती हैं। इसलिए डिस्थाइमिया के साथ दूसरे डिसऑर्डर्स पर ध्यान देना भी डॉक्टरों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि डिस्थाइमिया जिसमें कि पर्सन या कहें कि एडोलेसेंट जब धीरे धीरे एडल्ट बन जाता है तो वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है, अपने लाइफ में बहुत एनर्जी फील नहीं करता। ऐसे में लंबे टाइम तक उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब रहती है और लाइफ के एक्सपेक्टेड आउटकम्स अचीव नहीं किए जा पाते। तो इसलिए ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में इस वीडियो में आगे मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, शॉर्ट में कहें तो डीडी या डिस्थाइमिया भी बोलते हैं, या आजकल जो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है या जो डायग्नोसिस यूज किया जाता है उसे कहते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पीडीडी। ये एक क्रोनिक मूड डिसऑर्डर होता है। क्रोनिक मतलब जो लंबे समय तक बीमारी बनी रहती है, जो एपिसोडिक नहीं होती। ये नहीं कि थोड़े टाइम आई, डिप्रेशन आया और चला गया, ऐसा यहाँ बात नहीं हो रही है। क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक बने रहने वाली बीमारी। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एमडीडी के मुकाबले डीडी में जो डिप्रेसिव मूड होता है वो कम इंटेंसिटी का होता है पर लंबे टाइम तक चलता है। दिन का ज्यादातर समय एक व्यक्ति का डिप्रेशन में जाता है, या हम कहें कि हफ्ते के ज्यादातर दिन पेशेंट जो होता है वो डिप्रेस्ड मूड में ही गुजारता है, और ऐसा पैटर्न करीब करीब 2 साल तक अगर चलता रहे तो उसके बाद डिस्थाइमिया का डायग्नोसिस दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एडल्ट और चाइल्ड, इन दोनों टाइप के पेशेंट्स में डीडी मतलब डिस्थाइमिक डिसऑर्डर में क्या फर्क आते हैं। बच्चों में मूड चिड़चिड़ा हो सकता है बजाय कि डिप्रेस्ड होने के। बच्चा उदासी को, दुखी मन को ज्यादा रिपोर्ट नहीं करता, जबकि चिड़चिड़ा दिखाई पड़ता है। और बच्चों में कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन अगर लो मूड या लो एनर्जी लेवल्स की बनी रहे तब पीडीडी का डायग्नोसिस दिया जा सकता है। DSM-4 TR, DSM-4 के अकॉर्डिंग, जो कि डायग्नोस्टिक मैनुअल है मेंटल डिसऑर्डर्स का, वो ऐसा बताती है कि ज्यादातर जो एडल्ट पेशेंट होते हैं जिनमें कि डिस्थाइमिया का डायग्नोसिस दिया जाता है पहली बार कहेंगे अगर, तो ऐसा पाया जाता है कि अगर उनकी हिस्ट्री ली जाए तो बड़ा आराम से ये देखा जा सकता है कि बचपन में ही उनमें लो एनर्जी और लो मूड के सिम्टम्स डेवलप हो चुके थे, जो कि एडोलेसेंस में चलते रहे और एडल्टहुड में आकर वो काफी ज्यादा इस्टेब्लिश हो गए और फुल ब्लोन डिसऑर्डर का रूप ले लिया उन्होंने। बच्चे हों या बड़े हों, दोनों टाइप के पेशेंट्स जिन्हें पीडीडी होता है, रिसर्च ऐसा बताती है कि उनके सिम्टम्स में, उनकी कोमॉर्बिडिटी की प्रोफाइल में, मतलब जो उनको और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं अगर देखा जाए तो वो काफ़ी सिमिलर होती हैं। इनफैक्ट उन बीमारियों का पड़ने वाला जो इम्पैक्ट है पेशेंट के ऊपर और पेशेंट की फैमिली पर, वो भी करीब करीब एक जैसा देखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चों में और बड़ों में कोई बहुत बड़े फर्क होते हैं। बस डायग्नोसिस के लिए अक्सर 1 साल का पीरियड कंसीडर किया जाता है बच्चों में, और बड़ों में 2 साल का पीरियड देखा जाता है। अगर हम अब बात करें प्रिवेलेंस की, मतलब कि कितना आम है डिस्थाइमिया, तो करीब करीब 3 से 6% लोगों में डिस्थाइमिया पाया जाता है। मतलब अगर ओवरऑल हम देखें तो हजारों लाखों की पॉपुलेशन में 3 से 6% लोगों में डिस्थाइमिया है। और जो भी पेशेंट एक डॉक्टर को या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं, उनमें आउट पेशेंट्स में ऐसा पाया जाता है कि 20 से लेकर 35% लोगों में डिस्थाइमिया अक्सर देखा जाता है। ये वो लोग हैं जो अक्सर बताते हैं कि बड़े लंबे टाइम से हम डिप्रेस्ड हैं, हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, दवाइयाँ ले रहे हैं पर मूड अच्छा नहीं होता, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। ये लोग कहीं ना कहीं फंक्शनल भी होते हैं, रोजमर्रा के काम शायद कर भी पाएंगे, पर
फिर भी इनके अंदर ओवरऑल जो लाइफ को लेकर जो एक्साइटमेंट है, जो एंजॉयमेंट है, वो बहुत कम होती है। कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं जो बताती हैं कि पीडीडी की जो प्रिवेलेंस है वो बच्चों में करीब 1.5% तक है और एडोलेसेंट्स में करीब 1.5 से लेकर 8% तक पाई गई है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो बड़ी उम्र में पहुंचते पहुंचते वो लोग डिस्थाइमिया डेवलप कर लेते हैं। डॉक्टर्स अक्सर कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं डिस्थाइमिया को डायग्नोस करने में, क्योंकि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ऐसा देखने में कई बार मुश्किल होती है, क्योंकि पेशेंट की जो ओवरऑल पिक्चर है, क्लिनिकल पिक्चर जिसे कहते हैं कि कैसे सिम्टम्स पर्सन प्रेजेंट करता है, अक्सर बड़ा कंफ्यूजन होता है। एमडीडी तो फिर भी कई मामलों में आसानी से डायग्नोस हो जाता है, पर डीडी को डायग्नोस करना करीब करीब मुश्किल हो जाता है और कई सारे लोग या तो चूक जाते हैं डायग्नोसिस लेने से या फिर उनको डायग्नोसिस मिल जाता है, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको डिस्थाइमिक डिसऑर्डर होता ही नहीं है और वो सिर्फ अपने लाइफ के कुछ बुरे फेज में डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। तो ये कह पाना कि ये डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं ये बीमारी का पार्ट है या सिर्फ एक लो फेज है, या ये कहें कि कुछ हालातों की वजह से या किसी और वजह से पेशेंट जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, इस बारे में फर्क कर पाना डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पेशेंट की पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेना जरूरी हो जाता है और डॉक्टर्स अक्सर बड़े सारे सवाल करते हैं, बहुत सारे सवालों से अपने इंटरव्यू में, जिसे कि क्लिनिकल इंटरव्यू कहा जाता है, उसमें बड़े सारे सवालों के आधार पर वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी पर्सन को सिर्फ डिप्रेसिव मूड हो रहा है, एमडीडी हो रहा है या उस पर्सन को पीडीडी रहा है। बच्चों के मामले में और एडोलेसेंट्स के मामले में अक्सर कई सारे तरीके यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि कुछ तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं जिसमें बीमारियों को बहुत सटीक सवालों की मदद से पहचाना जाता है। कुछ सिम्टम्स की चेकलिस्ट होती हैं जिसके अंदर बड़े सारे सिम्टम्स कवर होते हैं जिसके बारे में बच्चा और उसके घर के आसपास के लोग उसे रिपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चा खुद भी, क्योंकि छोटा बच्चा तो शायद ना कर पाए पर एडोलेसेंट बच्चे होते हैं 12, 14, 15 साल के, वो खुद भी बता सकते हैं अपने सिम्टम्स के बारे में। तो इन सब से अलग अलग सोर्सेज से डेटा लेकर एक डॉक्टर बेटर निष्कर्ष तक पहुंचता है। इससे बीमारी को सही तरह से बताने में आसानी मिलती है, सही तरह से पहचान हो सकती है। इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं और अगर 2-3 सेशंस भी अगर डिटेल्स लेने में लग जाएं तो इस बात से कतराएं ना। ये मत सोचें कि बस बात करके आ जाते हैं, टाइम बर्बाद हो जाता है, पैसा बर्बाद होता है। डॉक्टर को ये जानने में कि डिस्थाइमिया है या सिर्फ डिप्रेशन का ही एक एपिसोड चल रहा है, समय लग सकता है। पेशेंट के मूड की सीवियरिटी को जज करने में डॉक्टर्स को कई सेशंस का टाइम लगता है, क्योंकि पहले सेशन में अक्सर लोग जाएंगे तो अपनी सारी जिंदगी की परेशानियां शेयर करेंगे, हर तरह से अपने को बिल्कुल ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि उनकी लाइफ में हर तरह से दुख है, हर तरह से परेशानी है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। पर धीरे 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 जैसे जैसे सेशन लेने लगता है पेशेंट, वैसे वैसे कुछ इश्यूज उसके सबसाइड हो जाते हैं, मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते और कुछ ही इश्यूज दिखाई देने लगते हैं जो कि पेशेंट जिनसे ज़्यादा डील कर रहा है, जो ज़्यादा ट्रबल दे रहे हैं उसे, जिससे कि उसका इलाज किया जाना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में ऊपरी स्तर के सिम्टम्स और कंप्लेंट्स, शिकायतों को खत्म होने में और एक्चुअल जो जड़ है, जो कोर इश्यूज हैं, उसको बाहर आने में कई सेशंस का टाइम लग सकता है, खासकर डिस्थाइमिया जैसे पेशेंट्स में। DSM-4 के अकॉर्डिंग पीडीडी का डायग्नोसिस तब दिया जाता है जब डिस्थाइमिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स इतनी लो इंटेंसिटी में प्रेजेंट हो कि एक डॉक्टर डिस्थाइमिया का डायग्नोसिस तभी देगा जब पूरे साल तक, पिछला पूरा 1 साल पेशेंट को कोई भी एमडीडी का एपिसोड ना हुआ हो, तभी सटीकता से बताया जा सकता है। अब बात करेंगे कि कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स का क्या रेट होता है, मतलब कितने प्रतिशत पेशेंट्स में, डिस्थाइमिया के पेशेंट्स में दूसरी मेंटल हेल्थ इश्यूज पाए जाते हैं। डिस्थाइमिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बहुत ही रेयरली एक अकेला डायग्नोसिस के तौर पे पेशेंट को दिया जाता है। क्लिनिकल सेटिंग में डिस्थाइमिक डिसऑर्डर्स के साथ पेशेंट्स अक्सर कुछ कोमॉर्बिड बीमारियों के साथ भी प्रेजेंट होते हैं। बच्चों में जब डीडी डेवलप हो जाता है तो अक्सर डीडी के डेवलप होने के 2, 3 या 4 साल बाद बच्चों में पहला एमडीडी का एपिसोड आता है। मतलब शुरुआत जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वो कई साल पहले हो चुकी होती है, या ये कहें कि अगर कोई व्यक्ति आज 19-20 साल की उम्र का है तो चांस है कि उसकी एडोलेसेंस में, मतलब 16-17 साल की उम्र में उसको
पीडीडी शायद शुरू हो चुका था, जो कि 9th 10th 11th 12th क्लास का एक बहुत ही क्रूशियल फेज होता है, जहां पर अक्सर बहुत सारे एडोलेसेंट स्ट्रेसेस और चैलेंजेस ब्रेन की कैपेसिटी को कम कर देते हैं, जिसमें कि बहुत सारे तनावों के कारणों से डील करना होता है। ऐसे में अगर किसी पर्सन में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है डिस्थाइमिया डेवलप करने की, तो इस उम्र में अक्सर उसका डिस्थाइमिया शुरू हो जाएगा, जो कि 19 20 22 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जब वह व्यक्ति एडल्ट बनेगा तब तक काफी सीवियर सिम्टम्स डेवलप हो चुके होंगे। तो अक्सर यह देखा जाता है कि जिन लोगों को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला हो, किसी भी टाइम पर जब वो दवाई लेने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, तो अक्सर देखने में आएगा कि कई साल पहले बहुत लो इंटेंसिटी डिप्रेशन उनको शुरू हो चुका था, जो कि डिस्थाइमिया था। और इसी वजह से, क्योंकि डिस्थाइमिया डेवलप होने के बाद धीरे 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 ऐसे फेजेस आते हैं एक पर्सन की लाइफ में, जैसे कि बच्चों में आते हैं कि उनमें एमडीडी 3-4 साल बाद भी डेवलप हो सकता है। तो ऐसे में ये जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स से पीड़ित हो जाते हैं, मतलब बार बार इनका जो एमडीडी है वो ट्रिगर होता जाता है। इस वजह से बेहद ज़रूरी हो जाता है कि बहुत शुरुआती स्टेजेस पर ही कुछ ऐसा प्रिवेंशन किया जाए जिससे कि इनमें एमडीडी को रोका जा सके और रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पेशेंट बनने से इनको बचाया जा सके। हालांकि जैसा मैंने बताया कि ओपीडी में, मतलब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट हो, इनको मिलने वाले बहुत से पेशेंट वैसे तो डिस्थाइमिया से सफ़र कर ही रहे होते हैं, पर आमतौर पर बाहरी दुनिया में इतना हाई रेट नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आउट पेशेंट्स तो करीब 20 से 35% तक उनमें पीडीडी होता है, पर कम्युनिटी में लार्जर पॉपुलेशन में देखें तो 3 से 6% लोगों में ही डिस्थाइमिया है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सारी दुनिया जो है वो डिस्थाइमिया से पीड़ित हो रही है, पर हाँ, काफी सारे लोगों को डिस्थाइमिया होगा। अगर हिंदुस्तान की जनसंख्या के हिसाब से, जो कि करोड़ों में जाती है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर हम डिस्थाइमिया देखें तो 3 से 6% का जो रेट है, आप सोच लीजिए कि कई करोड़ों में जाके ठहरता है। बहुत बड़ा नंबर जो है वो हिंदुस्तान में डिस्थाइमिया से पीड़ित है, और इनमें से ना के बराबर पेशेंट लोग जो हैं वो इलाज ले रहे हैं। इनफैक्ट वो इलाज लेते ही तब है जब बुरी हालत हो जाती है, क्राइसिस हो जाता है, जब किसी भी तरह से लाइफ हैंडल नहीं हो रही होती, सुसाइडल थॉट आती हैं, जब एमडीडी का ट्रिगर हो जाता है, तभी वो लोग इलाज लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर चूक हो जाती है, यहीं पर बहुत भारी कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत लेट ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट अक्सर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डिस्थाइमिया के पेशेंट्स में, खासकर कि जहां बच्चों और एडोलेसेंट की अगर बात करें, तो इनमें जो कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं कि इनका इलाज कैसे चलेगा और इनका ट्रीटमेंट आउटकम क्या आएगा। किस टाइप का इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दवाइयाँ दी जाएंगी, थेरेपी दी जाएगी या दोनों दी जाएंगी, और कितने टाइम तक ये दवाएं और थेरेपी चलेगी, और साथ ही कितना इनके अंदर इंप्रूवमेंट का चांस है, ये कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। 240 पेशेंट्स पर एक शोध हुआ जो कि डीडी से सफ़र कर रहे थे, और ये सारे बच्चे थे 4 से 18 साल की उम्र के। उसमें ऐसा पाया गया कि जो सबसे ज्यादा जो कोमॉर्बिड कंडीशन थी, उनमें थी 63% बच्चों में एडीएचडी पाया गया, 42% बच्चों में ओडीडी मतलब ऑपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर पाया गया, 29% बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर और 28% बच्चों में जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर पाया गया, जो कि काफी हाई रेट्स हैं। मतलब जिन बच्चों में ये चाइल्डहुड वाले कंडक्ट रिलेटेड जो दूसरे एडीएचडी वाले डिसऑर्डर्स हैं, उनमें अक्सर मूड की इंटेंसिटी लो ही रहती है। और इन सभी 240 बच्चों में केवल 8.75% पेशेंट्स में ही सिर्फ डिस्थाइमिया का डायग्नोसिस मिला था। मतलब 91.25% पेशेंट्स में डिस्थाइमिया के साथ दूसरी बीमारियां भी थीं। इन बच्चों और एडोलेसेंट्स में जिनको डिस्थाइमिया होता है, उनमें करीब 42 से 75% बच्चों में एमडीडी हो जाता है। इसी के साथ डिस्थाइमिया डेवलप होने से पहले करीब 50% बच्चे ऐसे पाए जाते हैं जिनमें पहले से ही कोई ना कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर रहा होगा, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर करीब 40% बच्चों में, कंडक्ट डिसऑर्डर करीब 30% बच्चों में, एडीएचडी 24%, और इसी के साथ एन्यूरेसिस और एंकोप्रेसिस जो कि यूरिन को कंट्रोल ना कर पाना या पॉटी को कंट्रोल ना कर पाने की बीमारियां हैं, ये 15% बच्चों में पाई गई। 15% बच्चे टोटल ऐसे पाए गए जिनको 2 से ज्यादा कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स थे, जो कि अगेन बहुत बड़ा नंबर होता है।
एक रिसर्चर थे जिन्होंने 2003 में शोध किया और उन्होंने देखा कि 100 बच्चे जिन पर उन्होंने स्टडी की उनमें कोमॉर्बिडिटी का काफी हाई रेट मिला, और ये वो बच्चे थे जिनमें उस टाइम पर एमडीडी नहीं हो रहा था। मतलब डिस्थाइमिया था पर डिस्थाइमिया के साथ एमडीडी नहीं था। तो ऐसे कितने बच्चे थे जिनमें क्या क्या रेट मिला अलग अलग डिसऑर्डर्स का, वो उन्होंने देखना चाहा। सबसे ज्यादा जो थे वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स थे। 59% बच्चों में, मतलब 59 बच्चों में हम कहेंगे कि उनमें जीएडी था। 28 बच्चों में, 100 में से 28 बच्चों में फोबिया थे, कोई ना कोई फोबिया पाया गया। 18% में सेपरेशन एंजाइटी, 14% में ओसीडी, 13% में सोशल फोबिया यानी कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, और 10% बच्चों को पैनिक डिसऑर्डर था। इन्हीं 100 में से 35 बच्चों में एडीडी, एडीएचडी, ओडीडी, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, सीडी मतलब कंडक्ट डिसऑर्डर, ये भी पाया गया, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा नंबर है। 50% से भी ज्यादा जो ये सब बच्चे थे जिनमें अलग अलग एंजाइटी, एडीएचडी ये सब कंडीशंस पाई गई थी, उनमें से 50% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिनमें चिड़चिड़ापन, थकान, ऊर्जा की कमी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिप्रेस्ड मूड, गिल्ट की फीलिंग्स, कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज, एनेडोनिया मतलब बिल्कुल प्लेजर ना आना, इंटरेस्ट ना आना, होपलेसनेस, ये सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा पाए गए। ज्यादातर जो रिपोर्टेड सिम्टम्स थे इन सभी स्टडीज में देखा गया कि वो इमोशनल और कॉग्निटिव नेचर के थे। मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंस थी और थिंकिंग में डिस्टर्बेंस थी, जैसे कि अटेंशन कंसंट्रेशन इश्यूज। पर सोमैटिक सिम्टम्स इन बच्चों में कम पाए गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी फाइंडिंग थी, क्योंकि अक्सर जो एडल्ट्स होते हैं वो डिस्थाइमिया में सोमैटिक सिम्टम्स ज्यादा रिपोर्ट करते हैं। अब बात करेंगे कि इस कंडीशन में जब डिस्थाइमिया भी हो और कोमॉर्बिड डिसऑर्डर भी हो तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है बच्चों का और एडोलेसेंट्स का। बहुत कम ऐसे कंट्रोल्ड ट्रायल्स मौजूद हैं, मतलब आरसीटी, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स ऐसे ज्यादा तो अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी थोड़ी बहुत इनसाइट्स रिसर्चेस से मिली है शोधकर्ताओं को। जिन बच्चों में डिस्थाइमिया ही सिर्फ होता है और कोई दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं होती, तो इन पर थेरेपी का तो बहुत ही अच्छा असर पड़ जाता है, और जब थेरेपी ना दी जाए तो दवाइयों का भी असर अच्छा आ जाता है, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाए तब तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। पर जब कोमॉर्बिड कंडीशंस प्रेजेंट होंगी तो कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कैसे बच्चे रिस्पॉन्स देंगे ट्रीटमेंट पर, उस पर बात करते हैं। जब डिस्थाइमिया एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ कोमॉर्बिड होता है तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स जब ज्यादा पाए जाते हैं एक साथ तो कॉग्निटिव थेरेपी या साइकोडायनामिक थेरेपीज बहुत अच्छा असर लाती हैं। इसी के साथ एसएसआरआई दवाइयां, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये दवाइयां एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों को एक साथ कम करने में हेल्प करती हैं। मतलब एमडीडी हो या कोई फोबिया या जीएडी हो, दोनों में कमी ले आती हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ये एडीएचडी और एमडीडी दोनों के सिम्टम्स कम करने में हेल्प करती हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ऐसी दवाइयां या ऐसे इलाज जो कि डिप्रेशन भी कम कर रही हैं और कोमॉर्बिड कंडीशन को भी रिलीफ दे रही हैं। एसएसआरआई दवाइयां तब भी दी जा सकती हैं जब डिप्रेशन के साथ, मतलब डिस्थाइमिया के साथ एमडीडी हो, ओसीडी हो, कोई भी ये कंडीशंस हो, तब भी एसएसआरआई दवाइयां बहुत हेल्पफुल होती हैं। इनफैक्ट एडल्ट्स में भी एसएसआरआई दवाइयां ये दोनों तरह के सिम्टम्स कम करने में हेल्प करती हैं। सबसे अच्छा जो तरीका होता है एंजाइटी और डिस्थाइमिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने का, वो होता है कि एक इंटीग्रेटिव अप्रोच यूज की जाए। मतलब फैमिली थेरेपी की जाए, इंडिविजुअल बच्चे की, एडोलेसेंट की थेरेपी की जाए, और इसी के साथ थोड़ी सी दवाइयां भी दी जाए, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही दी जाए। इस तरह से अगर इलाज दिया जाएगा तो डिप्रेसिव सिम्टम के साथ साथ एंजाइटी की प्रॉब्लम्स भी कम होंगी और सुसाइड का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। डिस्थाइमिक डिसऑर्डर और बायपोलर डिसऑर्डर, इन दोनों का इलाज कैसे किया जाता है अगर ये एक साथ पाई जाएं। बहुत थोड़े से पेशेंट होते हैं डिस्थाइमिया के जिनको बायपोलर डिसऑर्डर डेवलप होता है, तो पहले तो ये ध्यान रखने की चीज है। पर जिन लोगों में डिस्थाइमिया के साथ बायपोलर होगा, क्या देखा जाएगा कि अक्सर ऐसे लोग हाइपोमेनिया के शिकार ज्यादा होंगे। मतलब बायपोलर डिसऑर्डर 2 ये ज्यादा मिलेगा इनमें, बायपोलर डिसऑर्डर 1 जिसमें मेनिया होता है वो और भी कम मिलता है इनमें। पर जिनमें बायपोलर डिसऑर्डर होगा 1 वाला, उनमें अक्सर मेनिया बहुत अर्ली फेज में डेवलप हो जाएगा, पर उसके बाद जब डिप्रेशन आएगा, हाइपोमेनिया चलता रहेगा, तो अक्सर डिस्थाइमिया बना रहता है। मतलब कि हम ये नहीं देखेंगे ज्यादातर पेशेंट में कि लंबे टाइम तक लो मूड बना हुआ है और अचानक से पेशेंट को मेनिया आ गया, नहीं। जबकि यहाँ उल्टा होता है, मेनिया आने के बाद
लंबे टाइम तक पेशेंट का मूड लो बना रहता है, थोड़े थोड़े हाइपोमेनिक एपिसोड आते रहते हैं और ऐसे में डिस्थाइमिक मूड भी बना रहता है। तो ऐसे केसेस ज़्यादा देखने में आएंगे। तो इन लोगों का जो इलाज होता है ऐसे कंडीशन में, जब बाइपोलर होगा तो दवाइयों से किया जाएगा, जैसे कि मूड स्टेबलाइजर, लिथियम जैसी दवाइयाँ होती हैं, वो हेल्पफुल होती हैं। अब अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ADHD और दूसरे जो डिसरप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर या कोई भी एंगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये अगर एक साथ होंगी तो इलाज कैसे किया जाएगा, इस पर बात करते हैं। जैसा कि पहले बताया कि बच्चों में डिस्थाइमिक डिसऑर्डर और ADHD का काफी अच्छा कनेक्शन होता है। ऐसे में जब बच्चों को ADHD के लिए जब साइकोस्टिमुलेंट्स मतलब स्टिमुलेंट दवाइयां दी जाएंगी तो उनके डिस्थाइमिक सिम्टम्स भी इंप्रूव हो जाते हैं। और जिन बच्चों में एग्रेशन की प्रॉब्लम होती है, काफी ज्यादा डिस्थाइमिया भी है, एग्रेशन प्रॉब्लम्स हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर है, मारपीट वाला, गुस्से वाला स्वभाव है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर भी है, और ऐसे में भले ही उनको ADHD हो या ना हो, हर केस में जहां भी एग्रेशन और डिसरप्टिव बिहेवियर्स होंगे वहां पर रिस्पेरिडोन दवाइयां दी जाती हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव होती है ऐसे बच्चों में। और ना ही केवल ये इनके डिसरप्टिव बिहेवियर्स को कम करती हैं, ये इनके अंदर डिस्थाइमिया के सिम्टम्स को भी कम करने में हेल्प करती हैं दवाइयां। तो ये रही पूरी डिस्कशन। फिलहाल इतने तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा और फर्दर डिटेल्स किसी और वीडियो में आपको दूंगा। उम्मीद है आपको एक जनरल आइडिया मिला होगा कि डिस्थाइमिया और बाकी के डिसऑर्डर्स कैसे पाए जाते हैं बच्चों और एडोलेसेंट्स में, और कैसे इनमें एक रिस्क बना रहता है कि एडल्टहुड में भी ये डिस्थाइमिया के डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं और बने रह सकते हैं, और कैसे इनमें MDD की कंडीशन अक्सर डेवलप होती जाती है। और लंबे टाइम तक जब MDD बार बार होता रहेगा तो रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स अक्सर आते जाते रहेंगे। डिस्थाइमिक डिसऑर्डर एक क्रोनिक कंडीशन है, सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। बच्चों और एडोलेसेंट्स में इसका अच्छे से टाइमली इलाज हो जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर के भी रिस्क को बचाया जा सके। जितनी भी मेंटल हेल्थ की आज के ज़माने में जो रिसर्च है वो यही इंडिकेट करती है कि जितने अर्ली फेजेस पर इन बीमारियों को ओवरकम कर लें और अच्छा इलाज दे दें उतना अच्छा है, क्योंकि लंबे टाइम में बहुत सीवियर डिसेबिलिटी हो सकती है और कई सारी कोमॉर्बिड कंडीशंस डेवलप होकर पेशेंट की कंडीशन और लाइफ की जो क्वालिटी है वो बहुत बुरी हालत में जा सकती है। ना ही सिर्फ डिस्थाइमिया का ट्रीटमेंट टाइमली दिया जाना ज़रूरी है, कोमॉर्बिड कंडीशंस का इलाज भी सही टाइम पर दिया जाना ज़रूरी है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, दवाइयां दी जा सकती हैं, थेरेपी को कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग शुरू तो कर देते हैं दवाइयां और थेरेपी, पर जल्दी छोड़ देते हैं। इस चीज़ से बचना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो लो मूड की जो कंडीशन है ये फ्यूचर में जाकर परसिस्ट कर सकती है, और ऐसे में लाइफ टाइम की ना ही सिर्फ डिसेबिलिटी और ओवरऑल क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जो मेंटल हेल्थ को लेकर मैं जानकारी देता हूं वो आपको किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। इस बात की पूरी 200% श्योरिटी मैं आपको देता हूं, और आप खुद जाएंगे, खुद YouTube के चैनल्स को एक्सप्लोर करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो जो भी एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ उसको जानने के लिए और सीवियर से सीवियर मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है उससे डील करने के लिए जो भी ज़रूरी जानकारी आपको चाहिए वो मैं इस चैनल पर देता हूं। उससे लेते रहने के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों से भी इस वीडियो और इस चैनल की जानकारी को शेयर करें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।